हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो एग्जाम में कई बार आपको देखने को मिलता है। टॉपिक का नाम है डिपेंडेंसी एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ब्राज़ील। इस टॉपिक के अंदर हम लोग डिटेल में जानेंगे कि किस तरीके से ब्राज़ील जो है एक पुअर कंट्री से लेके इमर्जिंग पावर तक बन के उभरा है। तो सारी बातें हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो मैं इंटरनेशनल रिलेशंस और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सिंपली चैनल को प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। इन दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बहुत सारी वीडियोज़ होंगी। जैसा कि टॉपिक का नाम है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्राज़ील, तो आप पहले डिपेंडेंसी वर्ड का मतलब समझिए। दरअसल इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरी के अंदर जो है दुनिया 3 पार्ट्स में बटी हुई है। एक तरफ जो है कोर कंट्रीज़ हैं जो कि काफ़ी डेवलप्ड हैं, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी साउंड हैं, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इनको हम कोर कंट्रीज़ में मानते हैं और जिन्होंने दुनिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉलोनीज़ बना के शासन किया है। दूसरी तरफ है पेरिफेरल कंट्रीज़। पेरिफेरल कंट्रीज़ वो देश हैं जो काफ़ी अंडर डेवलप्ड हैं और इनके ऊपर कोर कंट्रीज़ ने एक टाइम पर लंबे समय तक शासन किया था और इनके जो रिसोर्सेज थे उनको इकोनॉमिकली काफ़ी एक्सप्लॉइट किया था। तीसरी कैटेगरी आती है सेमी पेरिफेरल कंट्रीज़ की, जिनके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने या फिर कोई भी कॉलोनियल पावर्स ने राज किया था, लेकिन अब उनकी सिचुएशन पेरिफेरल के कंपैरेटिवली बेहतर है और आज के टाइम हम उनको देखा जाए तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में काउंट करते हैं, जैसे कि इंडिया और चाइना। तो सबसे पहले डिपेंडेंसी का मतलब समझिए। इसमें यह है कि दुनिया का जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो सिनेरियो है, वो इस तरीके से बना हुआ था हिस्टोरिकली भी और अब भी। जो डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहती हैं किसके ऊपर? कोर कंट्रीज़ के ऊपर अपने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो इसी हिसाब से बनाई गई है कि भाई पहले भी इनके जो रिसोर्सेज थे और क्या होता था, उनको एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था, वो लोग अपने फ़ायदे के लिए इनका इस्तेमाल करते थे और बाद में फिनिश गुड्स बनाकर इनको महंगे रेटों बेचा करते थे। तो आज भी ऐसा ही है कि भले ग्लोबलाइजेशन आ गया है लेकिन इंटरनेशनल फोर्सेस इस तरीके से काम करती हैं क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी की काफ़ी कमज़ोरी है, काफ़ी कमी। तो अब भी ये लोग टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं किस पे? वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। तो ब्राज़ील भी एक ऐसा देश था जो काफ़ी ज़्यादा पुअर कंट्रीज़ में, लैटिन अमेरिका का एक देश है जो पुअर कंट्रीज़ में गिना जाता था। ऐसे आपको अगर ब्राज़ील का बैकग्राउंड बताऊं तो ब्राज़ील पुर्तगीज़ कॉलोनी हुआ करती थी, मतलब पुर्तगाल का शासन हुआ करता था ब्राज़ील के ऊपर। और जैसा कि हम जानते हैं कि जिसकी भी कॉलोनीज़ बनी होती है वो हमेशा क्या करता है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज का जो है एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो ब्राज़ील के अंदर भी ऐसा था। लगभग 300 साल तक पुर्तगाल का शासन रहा ब्राज़ील के ऊपर और इन 300 साल में जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसका पूरी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन पुर्तगीज़ सरकार करती रही, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गोल्ड और जो है उसके अलावा डायमंड्स, ज्वेलरीज और शुगर, इन सब का क्या करती थी पुर्तगीज़ सरकार अपने फ़ायदे के लिए ब्राज़ील से बाहर एक्सपोर्ट करती थी। लेकिन 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ? फ्रेंच की जो है नेपोलियन आर्मी थी, उसने पुर्तगीज़ जो मोनार्की थी, जो शासन साम्राज्य था, उसके ऊपर हमला कर दिया। तो जैसे ही पुर्तगीज़ के ऊपर हमला हुआ तो पुर्तगीज़ जो रूलर था वो अपनी जान बचाकर ब्राज़ील के अंदर घुस गया और रियो डी जेनेरियो को, जो शहर था काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्राज़ील का, उसको पुर्तगीज़ की कैपिटल बना ली और लंबे टाइम तक वहीं से शासन करता रहा। और फाइनली 1822 में 1822 में पुर्तगीज़ जो रूलर था वो ब्राज़ील को छोड़कर वापस चले गए और इस तरीके से ब्राज़ील इंडिपेंडेंट स्टेट बन के उभरा इन 1822। तो आज़ादी मिलने के बाद वहाँ पर ब्राज़ील के अंदर संवैधानिक राजतंत्र चला, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चली और लगभग 1822 से लेकर 1889 तक अगर आप देखो तो वहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती रही। और 1889 के बाद अगर आप देखो तो डॉम पेड्रो सेकंड राजा था, उसके खिलाफ एक मिलिट्री कूप हुआ, मतलब सेना ने तख्ता पलट कर दिया और तख्ता पलट करने के बाद वहाँ पर शुरुआत हुई जो है सबसे पहले फर्स्ट रिपब्लिक गवर्नमेंट की। तो ये फर्स्ट रिपब्लिक की जो सरकार थी ब्राज़ील के अंदर, उसने काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो सिविल राइट्स दिए लोगों को, वोटिंग राइट्स भी दिए, लेकिन इसके ऊपर भी हमेशा सवाल उठते रहे क्योंकि ये मिलिट्री कूप के द्वारा सरकार बनी थी। तो मिलिट्री का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इस सरकार के ऊपर
और इसीलिए देखा जाता था कि अगर इसके अंदर वोटिंग राइट्स तो दिए जाते थे, वो सिर्फ एलीट क्लास के लोगों को, मतलब कुछ गिने चुने लोगों को ही वोट देने का अधिकार था। और इसके अलावा फ्री और फेयर इलेक्शंस भी नहीं कराए जाते थे, इसके ऊपर भी हमेशा सवाल उठते थे। और देखा जाए तो सिविल राइट्स भी सब लोगों को नहीं मिला हुआ था। विमेंस और स्लेव्स की हालत बहुत ख़राब थी और वो सिविल राइट्स से काफ़ी ज़्यादा दूर थे। तो उसके अलावा अगर हम बात करें इनकी इकोनॉमी की, तो हालांकि कुछ हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू ज़रूर हो चुका था, लेकिन अब भी इकोनॉमी पूरी तरीके से अपने रेवेन्यू के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए पूरी तरीके से जो है कोर कंट्रीज़ के ऊपर, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी। और ये क्या करते थे कि रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर हो गया, जो भी इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज होती थी वो सरकार इन सबको एक्सपोर्ट करती थी। तो इस तरीके से इस टाइम पीरियड के अंदर भी अगर आप देखा जाए तो जो ब्राज़ील है वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनी रही। तो ब्राज़ील के अंदर सेना के द्वारा जो समर्थित फर्स्ट रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी वो चल ही रही थी कि दुनिया के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर आपने देखा ही कि जहाँ पर भी दुनिया के अंदर सेना का शासन था उस सब का एंड हो गया। और ऐसा ही ब्राज़ील के अंदर भी देखने को मिला। ये जो सेना के द्वारा समर्थित रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी वो कमज़ोर होनी शुरू हुई और यहाँ से शुरुआत होती है इमरजेंस ऑफ सेकेंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट इन ब्राज़ील, तो जो कि 1945 से 64 तक चली। और ये सेकेंड रिपब्लिकन गवर्नमेंट थी, इसका काफ़ी सारा ध्यान जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ रहा। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो वोटिंग राइट्स को एनहेंस कर दिया, सभी लोगों को सिविल राइट्स भी देना शुरू कर दिए। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाना शुरू कर दिए ताकि इनकी इकोनॉमी को बेहतर तरीके से बनाया जा सके, ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक्सपेंड किया जा सके। उसका एग्जाम्पल भी है, सबसे पहले इन्होंने एक स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की जिसको हम पेट्रोब्रास के नाम से हम जानते हैं। उसके अलावा नेशनल बैंक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की शुरुआत भी इसी टाइम पीरियड के द्वारा की गई। और ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जिससे कि इनकी इकोनॉमी को और इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया जा सके। आगे बात करेंगे इसके बारे में, उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है ब्राज़ील के अंदर शुरुआत होती है एक मिरेकल फेज़ की, मतलब एक चमत्कारिक दौर की, जिसके अंदर काफ़ी बड़े फैसले और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव बदलाव देखने को मिले ब्राज़ील के अंदर, जिसने ब्राज़ील को एक पुअर कंट्री से एक डेवलपिंग नेशन की तरफ कदम रखने की शुरुआत की। तो कुल मिला के इसके अंदर इकोनॉमिक चेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव हो रहे थे। हालांकि पूरी तरीके से प्राइवेटाइज नहीं थे, क्योंकि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ थी, पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ थी, उनको प्राइवेटाइज करने के बाद भी सरकार ने क्या किया था, काफ़ी हद तक इनके ऊपर जो शेयर था वो अपना सरकार ने कंट्रोल करके रख रखा था। उसके अलावा हम बात करें इस टाइम पीरियड के अंदर इकोनॉमी काफ़ी लिबरलाइज हुई। और इसके अलावा अगर आप देखो तो ब्राज़ील की जो सरकार थी उसने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ और एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया। और इंडस्ट्रियलाइज सरकार का जो ध्यान था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और डेमोग्राफिक चेंज की तरफ बढ़ता गया। और इसके तहत अगर आप देखोगे तो जो काफ़ी सारे लोग भी थे ना ब्राज़ील के, जो पहले खेती बाड़ी पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते थे, अब वो धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ भी मूव ऑन करना शुरू हो चुके, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर लैंड थी इसके ऊपर बर्डन भी पड़ना काफ़ी हद तक कम हो गया। और उसके अलावा अब ब्राज़ील के अंदर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़ी अथॉरिटीज़ हम बोल सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बन रही थी जो उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर रही थी, जो कि जैसे कि हर एक डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग और सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग। तो ये कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस बन गए थे जो ब्राज़ील के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों की जो है जीडीपी, लोगों की पर कैपिटा इनकम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ब्राज़ील की जीडीपी एक रेस्पेक्टेबल रेट से काफ़ी हद तक आगे बढ़ने लगी। तो ये जो मिरेकल फेज़ था वो काफ़ी बड़ा गेम चेंजर प्रूव हुआ ब्राज़ील के डेवलपमेंट के लिए। तो इतना सारा उतार चढ़ाव वाला टाइम देखा ब्राज़ील ने, पॉलिटिकल जो है फील्ड के अंदर भी और इकोनॉमिक फील्ड के अंदर भी। उसके बाद भी ब्राज़ील काफ़ी कंसिस्टेंटली, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता रहा। और आज के टाइम तो ब्राज़ील की गिनती जो है डेवलपिंग, जो इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल की जाती है। ब्राज़ील
कि जो है अगर आप जीडीपी के लिहाज से देखो तो दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज़ में हमेशा ब्राज़ील का नाम आपको ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा ब्राज़ील जो है काफ़ी पावरफुल इकोनॉमिक इंजन है, ब्रिक्स उसका भी पार्ट है या फाउंडिंग मेंबर हम बोल सकते हैं। उसके अलावा G20 का भी पार्ट है। और ब्राज़ील के लोगों की जो लाइफस्टाइल है या फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हद तक जो है इम्प्रूव हुआ है, जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ की और जो है ब्राज़ील की जो इनइक्वालिटीज़ थी, जो गैप था, वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। तो उसके अलावा ब्राज़ील एक ऐसा देश भी है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने के लिए हमेशा अपनी दावेदारी पेश करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ब्राज़ील की बताई, शुरू से लेकर एंड तक डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई किस तरीके से ब्राज़ील एक पुअर कंट्रीज़ से आगे धीरे धीरे बढ़कर वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ मतलब इमर्जिंग कंट्रीज़ के बीच में शामिल हुआ। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।